लक्ष्मी बड़ी बदनाम औरत थी। सही मायनों में औरत कहलाने की तो अभी उसकी उम्र भी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष की थी। और इस उम्र की तमाम लड़कियां शहर में साइकिल पर किताबें दबाए व दुपट्टा लहराते यूनिवर्सिटी जाते मिल जाएंगी। उसका कसा हुआ गदराया बदन, मजबूत हाथ पांव, परिपक्व हाव भाव, व सबसे बड़ी बात, उसकी मांग में चमकता सिंदूर उसको कहीं से भी लड़की जैसा नहीं लगने देता था। उसका स्वभाव बड़ा तीखा था, पर बड़ा मीठा भी था। वह किसी से भी दब कर नहीं रह सकती थी। कोई एक सुनाता था तो वह 10 सुनाती थी। उसे लोगों की इज्जत उतारने में बड़ा मजा आता था। वो इसमें माहिर थी। मोहल्ले की ज्यादातर औरतें उससे बचकर ही रहती थीं। लक्ष्मी मोहल्ले की एकमात्र महरी थी। वह, उसकी मां व 2 बहनें मिलकर पूरे मोहल्ले के 22 घरों का बर्तन, झाड़ू, पोछा, सफाई का काम संभाले हुए थीं। लक्ष्मी की एक और खासियत थी। वह अच्छी और भली मालिकनों से इतने मीठेपन से बातें करती थी जैसे उससे अच्छी और कायदे की कोई हो ही नहीं। वह बड़ी मेहनती भी थी। अपने हिस्से के 10-11 घरों का काम इतनी तेजी से निपटाती थी कि किसी को देरी की शिकायत नहीं होती थी। उसका काम काफी साफ सुथरा होता था। उसका यह कार्यक्रम सुबह शाम प्रतिदिन 2 बार होता था। उसको अच्छी तरह से मालूम था कि किसके यहां देर से उठा जाता था और कौन कौन जल्दी उठ जाता था। किसके यहां जल्दी खाना बनना शुरू होता था और किसके यहां 8 बजे से पहले शुरू ही नहीं होता। वह सबके टाइम टेबल का ख्याल इतनी सुगढ़ता से रखती थी कि सभी को लगता था कि लक्ष्मी सबसे ज्यादा उसी का ध्यान रखती है। कभी कभी लक्ष्मी का सुनियोजित टाइम टेबल गड़बड़ा भी जाता था, पर ऐसा लोगों के यहां अप्रत्याशित रूप से मेहमानों वगैरह के आ जाने के कारण ही होता था। तब लक्ष्मी अपनी मां को एक आध घर संभाल लेने को कहती। गो कि लक्ष्मी अपने ससुराल का घर छोड़े हुए थी, पर अपने यहां उसी का घर पर पूरा नियंत्रण था। लक्ष्मी को जब गुस्सा चढ़ता था तो उसकी मां व बहनों का तो क्या, उसके एकमात्र भाई पर्वत की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। लक्ष्मी का एक नियम था, कभी भी नागा ना करना। इसका वो कड़ाई से पालन करती थी। मोहल्ले की किसी औरत को याद भी नहीं कि सफाई वाली लक्ष्मी ने कभी छुट्टी ली हो और उन्हें बर्तन सफाई का काम अपने हाथों से करना पड़ा हो। लक्ष्मी का यह गुण कि कभी नागा ना करना, बर्तन चाहे जितना हो जाए कभी शिकायत न करना और साफ काम करना ही वह कारण था कि घर की औरतें उसके तेज स्वभाव को भी सह लेती थीं। लक्ष्मी भी यह जानती थी। ना तो उसने कभी मोहल्ले के बाहर का कोई घर कभी पकड़ा और ना ही मोहल्ले में किसी और को काम पकड़ने दिया। अगर कोई रख भी लेता तो उसे लड़ झगड़ कर भगा देती। लक्ष्मी की मां मोहल्ले में जब अपनी कोठरी में रहने आई थी तो लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। उससे छोटी बिल्लो थी, वह पार्वती गोद में थी। उसका पति गणेश रिक्शा चलाता था। गणेश भी बड़ा कड़ियल और तेज स्वभाव का था। उसे दारू पीने की आदत थी। दूसरे ही साल गणेश का दारू के नशे में कत्ल हो गया। लक्ष्मी की मां के सामने 4-4 बच्चों को पालने की समस्या आ गई थी। वो जो कर सकती थी किया। लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम पकड़ लिया। सस्ती का समय था, लोग भी सहृदय थे। बच्चे पलने लगे। बच्चों को तो ना तो पढ़ने की सहूलियत थी और ना ही आवश्यकता। हां, पर्वत को जरूर बस्ती के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने भेजा गया था, पर वह भी दर्जा 4 के आगे न पढ़ पाया। लक्ष्मी अम्मा के काम पर जाने के बाद छोटे भाई बहनों को संभालती, खाना बनाती। पार्वती को तो एक तरीके से उसी ने पाला था, इसीलिए छोटी बहनों से उसे बड़ा लाड़ था। लक्ष्मी का बचपन जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते बीता था। बचपन से किशोरावस्था के बीच उसने समाज के कई चेहरे देखे थे। उस पर जवानी बड़ी जल्दी आई थी। 13-14 वर्ष की होते होते लोगों की निगाहें उस पर ठहरने लगी थीं। लक्ष्मी अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ा जा सकता था। अम्मा उसे साथ लेकर काम पर जाने लगी। लड़के तो उसे देखकर मुस्कुराते ही थे, बड़े बूढ़े भी जाने अनजाने उसके सिर पीठ पर हाथ रख देते थे। लक्ष्मी गरीब घर की लड़की थी, पर लड़की तो थी ना। वह हर हाथ के स्पर्श का मतलब अच्छी तरह से समझने लग गई थी।
हर मुस्कुराहट को भी जान गई थी, हर नजर के गड़ने व उसके पीछे छिपी कुटिलता को भी पहचानने लग गई थी। पर वह हर मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देती, नजर के गड़ने पर निगाहें न फेरती, वह होने वाले स्पर्शों को नजरअंदाज कर देती, पर एक सीमा तक। वह किसी को भी सीमा से आगे बढ़ने की छूट न देती। बड़ा मुश्किल था यह सब, पर वह भी एक कुशल नट की तरह दोनों हाथों से दाएं बाएं का संतुलन बनाए रखती थी। शीघ्र ही मोहल्ले के लड़के, नवयुवक, प्रौढ़ और यहां तक कि कुछ गए बीते वृद्ध भी लक्ष्मी के मुरीद बन गए। उन्हें लक्ष्मी से बड़ी आशाएं हो गई। वे सोचते थे कि लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं से हंसती है, वह उन्हीं के करीब है। इसका एक फायदा हुआ, लक्ष्मी की अम्मा बड़ी सीधी थी। वह किसी से लड़ना तो दूर, किसी से उल्टा सीधा बोल भी नहीं पाती थी। पति की असमय मृत्यु व बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे भीतर से भीरू बना दिया था। कितनों ने उस गरीब का पैसा मार दिया, वह जोर ना दे पाई, वह गम खाकर रह जाती थी। पर लक्ष्मी को यह मंजूर न था। वह अम्मा के दबाए गए 1 रुपए की जगह उस घर से 4 रुपए लेकर के आती थी, वह भी सीना जोरी से। यह बात अलग है कि उसका तरीका थोड़ा अलग था। मोहल्ले में एक भंडारी साहब का मकान था। उनकी पत्नी बड़ी मुंहफट व कंजूस थी। उनके यहां से 3 रुपया महीना मिलता था। महीने के अंत में एक दिन लक्ष्मी की मां के काम करके आ जाने के बाद एक चीनी मिट्टी का प्याला टूटा मिला। भंडारी साहब की पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। लक्ष्मी की अम्मा ने लाख कहा कि जब वह काम करके गई थी तो प्याला साबुत था, पर उन्होंने एक न सुनी, वह उसे काम से हटा दिया। उन्होंने उसकी तनख्वाह देने से भी मना कर दिया। लक्ष्मी की अम्मा रोती रही। मोहल्ले वालों ने भी भंडारी साहब की पत्नी को दबी जबान में भला बुरा कहा, पर कुछ हुआ नहीं। लक्ष्मी की अम्मा गम खाकर उदास मन से वापस आ गईं, पर लक्ष्मी से बर्दाश्त न हुआ। भंडारी साहब भी उसकी लिस्ट में तो थे ही। दूसरे दिन जब वह अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे तो गली के मोड़ पर लक्ष्मी उन्हें रोते हुए मिली। उस समय शाम हो चुकी थी, वह हल्का अंधेरा हो रहा था। वे आगे न बढ़ पाए। वह रुक कर लक्ष्मी के रोने का कारण पूछा, पर वह रोती रही। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पर लक्ष्मी ने न बताया। भंडारी साहब ने उसे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, पर वह सिर्फ रोती रही। पर जब भंडारी साहब ने उसकी पीठ थपथपाते हुए वह कमर सहलाकर पूछा तो लक्ष्मी ने बता दिया। भंडारी साहब के लिए उसके द्वारा तय की गई सीमा यहीं तक थी। उसने रोते हुए बताया कि अम्मा ने सामान लाने के लिए उसे 10 रुपया दिया था जो कहीं गिर गया है। अब वह घर नहीं जा सकती थी क्योंकि अम्मा चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से मारेंगी। भंडारी साहब का दिल दरिया हो चुका था। उन्होंने तुरंत 10 रुपए का नोट निकाल करके उसे दिया। वह अपने हाथों से उसके गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछा। लक्ष्मी ने उन्हें तुरंत अपने 20 रुपयों की मुस्कुराहट सौंपी। वह घर की तरफ दौड़ गई। भंडारी साहब देखते रह गए। भंडारी साहब 45-46 साल के थे। वे भी लक्ष्मी से बड़ी आस लगाए बैठे थे, पर अपनी पत्नी से बड़ा डरते थे। लक्ष्मी की सफलता का मंत्र सभी के व्यक्तिगत राज को राज रखने में था। लक्ष्मी की अम्मा की आंखों में लक्ष्मी का यौवन कांटे की तरह से चुभता रहता था। उसकी हरकतें उनका खून जलाती रहती थीं। इसका एक ही हल था, उसका विवाह। पर विवाह उसकी सामर्थ्य से बाहर था। पर संसार का यह भी एक सच है कि किसी भी लड़की का विवाह पैसे की कमी के कारण रुकता नहीं है, किसी न किसी तरह से निपट ही जाता है। समाज में अविवाहित रह जाने वाली लड़कियां हैं, वह थीं, पर उनके अविवाहित रह जाने का कारण शायद ही कभी आर्थिक रहता है। कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को अधिक उम्र के दुहेजू, बाल बच्चों वाले, बदसूरत या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को ब्याह दिया जाता है। यह उन लोगों के साथ साथ समाज का भी दुर्भाग्य है। पर लक्ष्मी की शादी जिससे तय हुई थी वह स्वस्थ युवक व हर्षपुरुष था। वह उसकी खुद की लॉन्ड्री थी। वह खुद की दुकान चलाने वाला उसी की जाति का था। यह शादी वर्मा जी ने तय कराई थी। दरअसल वर्मा जी के लड़के का तिलक था। काफी लोग आए थे। उन्हीं में उनके एक साथी भी थे जो जरा नीची जात के, मतलब लक्ष्मी की ही जात के थे। उनसे वर्मा जी ने मोहल्ले के फर्ज की खातिर जिक्र किया। उन साथी के एक रिश्तेदार थे जो बीमा कंपनी में चपरासी थे। उनका लड़का था। लक्ष्मी तिलक के कामों में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। लक्ष्मी का भाग्य जोर पड़ता। अंततः यह रिश्ता तय हो गया।
लक्ष्मी की अम्मा की तो आंखों की नींद उड़ गई। पर शादी का काम निपट ही गया। लोगों ने खुले दिल से व छिप छिप कर भी सहायता की। गरीब की लड़की की शादी में सहायता करना पुण्य का काम समझा जाता था। तिलक भी हुआ, बारात भी आई, दावत भी हुई। लक्ष्मी विदा होकर ससुराल चली गई और मोहल्ले को सूना कर गई। लक्ष्मी 7-8 महीना ही अपने ससुराल में रही। उसके आने का कारण आज तक किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है कि लक्ष्मी की अपने पति से नहीं बनी थी, तो कोई कहता सास मारती थी या ससुर खराब था। पर असली बात सिर्फ लक्ष्मी जानती थी। उसके पति के संबंध किसी और से भी थे। इस दुनिया में सब चलता है, पर लक्ष्मी को यह मंजूर न था। उसने एक दिन अपने पति से साफ साफ बात की और अपना संदूक उठाकर अपनी अम्मा के पास चली आई। तब से 8 साल बीत गए, ना तो उसके पति ने ही सुध ली और ना लक्ष्मी ही फिर कभी अपनी ससुराल गई। वापस आने के बाद लक्ष्मी एकदम बदल गई। अम्मा को घर पर बिठा दिया, वह सारे काम खुद ही संभाल लिए। उसके काम से किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी, पर उसकी उम्र व कुछ हद तक उसकी खूबसूरती मोहल्ले की औरतों को चैन से नहीं बैठने देती थी। धीरे धीरे लक्ष्मी मोहल्ले का एक अनिवार्य अंग बनती चली गई। उसने भी इस जीवन में अपने को ढालकर अपना स्थान बना लिया। वह हमेशा हंसती, चहकती व खिलखिलाती रहती। मोहल्ले की औरतों को उसने चाची, काकी, ताई व भाभी बना लिया। मोहल्ले के सभी मर्दों ने कभी न कभी लक्ष्मी पर डोरे डालने की कोशिश जरूर की थी, पर वह इतनी होशियार, चालाक व तेज हो गई थी कि सभी मकड़ी के जाले में फंसे पतंगे जैसे लटके रहते थे। न वे छूटना चाहते थे, न छूट पाते थे। लक्ष्मी अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा ख्याल रखती थी। अब वह बिल्लो की शादी के बारे में सोचने लग गई थी। लक्ष्मी को पर्वत पर बड़ा स्नेह था। वो उसका अकेला भाई तो था ही, उसे पर्वत से बड़ी आशाएं भी थी। पर्वत का बचपन बीत चुका था। उसका बचपन मोहल्ले के आवारा बच्चों के साथ दौड़ते खेलते बीतता था। अब वह जवान हो चुका था। उसने अच्छा शरीर निकाला था। वह अपने पिता के समान लंबा था। वह दाढ़ी मूंछ साफ रखता था, पर बाल वह लंबे लंबे रखता था। गरीब घर का लड़का रूखी सूखी खाकर भी एकदम ठोस कड़ियल हो चुका था। पढ़ाई न करने के कारण व अच्छी संगत न मिलने के कारण वह आवारा, बदतमीज व असंयत हो गया था। गाली उसके जबान पर रहती थी। उसका आना जाना दूर दूर तक हो गया था। पतंग का अच्छा खिलाड़ी हो गया था। गोमती के किनारे दिन दिन भर लंबे लंबे पेंच लड़ाता रहता था। उसका संबंध ऐसे ही लुच्चे लफंगों से था, जिनमें से कई तो बाकायदा जराइम पेशा थे। पर्वत को अभी कोई नशा या लत नहीं लगी थी। सिगरेट या शराब का स्वाद उसने अभी नहीं चखा था, इसलिए उसे ज्यादा रुपयों की जरूरत नहीं होती थी। जितने की जरूरत होती थी लक्ष्मी से लड़ झगड़ कर ले ही लेता था, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा आवारागर्द कहा जा सकता था। लक्ष्मी ने उसे काम पर लगाने की बड़ी कोशिश की। कई बार उसे कह सुनकर किसी दुकान पर लगवाया भी, पर यह सब उसके बस का नहीं था। वह भाग भाग आता था। एक बार तो लक्ष्मी ने उसे पान बीड़ी की दुकान भी खुलवाई, पर वह टिक कर बैठे तब ना। आखिर में गुमटी भी आधे दामों पर बेचनी पड़ी। आखिर में वह हार गई। वह सब कुछ समय पर छोड़कर पर्वत के सुधरने का इंतजार करने लगी। पर्वत मोहल्ले में किसी से भी न बोलता था, यहां तक कि शादी ब्याह में भी किसी के यहां नहीं जाता था। किसी को दुआ सलाम भी नहीं करता था। सुबह सुबह कुछ खा पी कर घर से निकल जाता। वह कभी कभार ही दोपहर को खाने के लिए घर लौटता था, नहीं तो सीधे रात को ही घर वापस आता। वह खा पी कर सो जाता। फिर भी लक्ष्मी पर्वत की बुराई सुनते ही लड़ने को तैयार हो जाती, पर मोहल्ले के लोग उसे हिकारत और यहां तक कि घृणा की दृष्टि से देखते, वह मुंह न लगाते। धीरे धीरे पर्वत बदलने लगा। जिन राहों पर पर्वत चल रहा था उसका अंत तो तंग गलियों में होना ही था। उसके साथ 4 लड़के और भी थे। वे सभी आवारा व बेकार थे। अपने अच्छे शरीर, मुंहफट व हथछुट स्वभाव के कारण पर्वत उनका लीडर बन गया। पहले पतंगबाजी जैसी छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद व हाथापाई हुई और फिर दादागिरी का चस्का लगा। उसके साथी उससे डरने लगे। पर्वत ने पहली चोरी 17 साल की उम्र में की। पर्वत, चंदू, दीनू, लाला व काकू घोड़ा पार्क में घास पर बैठे थे। यह शहर का ऐसा स्थान था जहां भले लोग घूमने टहलने समय बिताने आते थे। इसमें 2 बड़े बड़े घास वाले लान थे, जिसमें फूल फुलवारी व घने पेड़ भी थे। जगह जगह बैठने के लिए सीमेंट की बेंच भी थी। वे चारों दिन भर मटर गश्ती करते व शाम को कभी कभी वहीं पर आ बैठते।
अच्छे अच्छे घरों की सुंदर सुंदर लड़कियां भी वहां आती थीं, जो गेंद या बैडमिंटन वगैरह खेलती थीं। वे आराम से टांगे फैलाए बैठे लेटे रहते थे, वह उन्हें देखते। अब शाम ढल रही थी, अधिकांश लोग जा चुके थे, इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। वह भी उठने की सोच ही रहे थे कि सामने की बेंच पर बैठा व्यक्ति उठा व बाहर की ओर चला। इनके देखते ही देखते उस आदमी की पिछली जेब से उसका पर्स फिसला व घास पर गिर पड़ा। उस आदमी को पता ही नहीं चला और वह पार्क से बाहर चला गया। पर्वत टहलते हुए गया व पर्स उठा लाया। पर्स खोल कर देखा गया तो इनकी आंखें निकल आईं। पर्स में 20-20 के 20 नोट थे। वह तुरंत भाग खड़े हुए, वह गोमती के किनारे आकर रुके। गोमती का किनारा सुनसान पड़ा हुआ था। पर्स से रुपए निकालकर खाली पर्स गोमती में उछाल दिया गया। पांचों के हिस्से में 80-80 रुपए आए। इतना रुपया उन्होंने एक साथ कभी न देखा था। एक उत्तेजना सी भर गई। उस दिन उन्होंने जी भरकर खाया पिया, फिर एक हफ्ते तक खूब ऐश की। सिनेमा वगैरह भी देखा गया, पर एक हफ्ते बाद जब रुपए खत्म हो गए तो वो फिर खाली हो गए। 2 दिन तक इधर उधर घूमते रहे, फिर उसी पार्क में आकर बैठ गए कि शायद आज फिर किसी का पर्स गिर जाए। पर रोज रोज क्या ऐसा होता है? आज जब वे पार्क से उठे तो एक निश्चय करके उठे। बाहर आकर तीनों थोड़ा पीछे हो गए व दीनू ने आगे बढ़कर सामने जा रहे आदमी की पिछली जेब से उसका पर्स निकाल लिया। पर्स तो सफलतापूर्वक निकाल लिया, पर भागते समय हड़बड़ी व घबराहट में पर्स उसी आदमी के सामने जा गिरा। दीनू जैसे ही पर्स उठाने के लिए झुका, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया। मिनटों में भीड़ जमा हो गई व दीनू पर चारों ओर से मार पड़ने लगी। वे घबरा कर पीछे हट गए। वे कोई शातिर तो थे नहीं, पहला मौका था। दीनू के कपड़े फट गए, होंठ गाल माथे से खून बहने लगा। वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही आ गया। उसने भी दीनू को 2-4 हाथ मारे, पर भीड़ की मार से बचा लिया। उसने पर्स वाले आदमी को थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा व अन्य को गवाही के लिए चलने को कहा। देखते देखते भीड़ छट गई। कोई भी गवाही के लिए थाने जाने को तैयार नहीं हुआ। पर्स वाला आदमी बहाने से खिसक गया। दीनू का हाथ पकड़कर सिपाही थाने की ओर चला। थोड़ा आगे बढ़ते ही सिपाही ने दीनू को घुड़का। तेरे और साथी कहां है बे? दीनू की निगाहें बरबस पीछे आते चारों की तरफ उठ गई। ओहो, तो एक नहीं 4 और हैं। अबे ओ, इधर आओ। सिपाही रुक गया। बाकी तीनों सीधे भाग जाना चाहते थे, पर पर्वत से दीनू को छोड़कर जाते नहीं बना। वह पास आकर सिपाही से गिड़गिड़ा उठा। गलती हो गई दीवान जी, अब ऐसा नहीं करेंगे, इस बार माफ कर दीजिए, कान पकड़ते हैं। सिपाही ने इन चारों को भी 4-4 झापड़ मारे व बेतरा गालियां दी। सालो हरामजादों, मेरे ही इलाके में जेब कतरी करते हो और मुझे ही खबर नहीं? नहीं नहीं दीवान जी, हम जेब कतरी नहीं है, पहली बार गलती की है। सिपाही ने फिर जोरदार झापड़ मारा। साले, अबे झूठ बोलता है। सिपाही जी, चाहे हमें जितना मार लीजिए, पर थाने मत ले चलिए, थाने न ले जाइए था सिपाही जी। सिपाही हंस पड़ा। तो मैं थाने कौन ले जा रहा है बे? थाने ले जाकर के क्या मिलेगा? अच्छा चल चल, 100 रुपए निकाल। हमारे पास रुपया कहां है? सिपाही को फिर गुस्सा आ गया, पर वह जब्त कर गया। उसने पांचों की तलाशी ली, कुल मिलाकर 10 आने निकले। अबे तुम लोग तो साले एकदम कड़के हो। सिपाही निराश हो गया। लगता है सच में ही पहली बार जेब कतरी कर रहे हो, इसीलिए नाड़ी हो। अच्छा आओ। वो इन्हें चाय की दुकान पर ले गया। वह चाय पिलाई। इन्हें लगा शायद सिपाही अच्छा आदमी है, पर जब वे चाय पी चुके तो उसने क्रूर स्वर में कहा, देखो सालो, मैं तुम लोगों को कल शाम 4 बजे तक का समय देता हूं। चुपचाप लाकर 100 रुपए मेरे हाथ में रख देना, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। और यह ना समझना कि भाग जाओगे। मैं तुम सबको पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम सबकी जिंदगी खराब कर दूंगा, समझे? पर रुपया हम कहां से लाएंगे दीवान जी? कहीं से भी लाओ, अपने घर में चोरी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारे घर का तो और भी बुरा हाल है सिपाही जी, बहुत बुरा हाल है। तो कहीं और चोरी करो। सिपाही बिगड़ गया। एक बार तो कर ही चुके हो, अभी थाने ले जाऊंगा तो कहीं के न रहोगे। और फिर खुद ही समझाने लगा, देखो ऐसा करो, सुबह सुबह उठकर ताड़ में रहा करो। बहुत से लोग दरवाजा खुला छोड़कर घूमने टहलने निकलते हैं। तुम लोग मौका देखकर घुस पड़ो, तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा तो बहुत माल हाथ लगेगा। पांचों मुंह लटका कर वापस आ गए।
अगर वे चाहते तो एक दिन में न सही पर 3-4 दिनों में पांचों 20-20 रुपयों का इंतजाम तो कर ही सकते थे, पर ऐसी तो उनकी शिक्षा ही नहीं थी। दूसरे दिन अंधेरा रहते ही पांचों दूर के एक मोहल्ले में इकट्ठा हुए व छिप कर देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग एक घर से निकले। उनके एक हाथ में झड़ी व दूसरे हाथ में दूध वाली छोटी खाली बाल्टी थी। वे छड़ी टेकते हुए आगे बढ़ गए। उनके आगे निकलते ही वे लपक कर बढ़े व दरवाजा धकेल करके अंदर घुसे। दीनों को बाहर ही छोड़ दिया गया था। यह बैठका था। सामने बरामदे में लोग खाटों पर सो रहे थे। अलमारियों में रुपए तो नहीं थे, पर सामने मेज पर एक रेडियो, घड़ी व स्टूल पर टेबल फैन रखा था। उन्होंने उसे ही उठा लिया और अंदर घुसने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। चलते चलते पर्वत ने सामने खूंटी पर टंगे पैंट की जेबें टटोल ली। उसमें उसे 40 रुपए मिले। पांचों धीरे से बाहर निकल आए व तेज तेज चलते हुए मोहल्ले से निकल आए। अब समस्या थी कि सामान को कहां छिपाया जाए। काकू को वही गोमती के किनारे वाला खंडहर याद आया। पांचों वहीं पहुंचे व सारा सामान उसी खंडहर में छिपा दिया गया। 10 बजे तक वे वहीं इंतजार करते रहे और उसके बाद उसी चौराहे पर पहुंचे। सिपाही आ चुका था। इन्हें देखा तो पास आ गया। वह इन्हें किनारे ले गया। सारी बातें जानकर उसने उनकी खूब पीठ ठोकी। फिर सामान ठिकाने लगाने वालों के पते भी बताए। सारा सामान कायदे से ठिकाने लग गया। कुल 140 रुपए मिले। उन्होंने पूरा रुपया लाकर सिपाही के हाथों में रख दिया, पर उसने ईमानदारी से 80 रुपए इन्हें वापस कर दिए व आगे भी इसी तरह से करते रहने को कहा। अब तो इनकी बर्बादी का रास्ता खुल गया था। चोरी का चस्का लग चुका था। धीरे धीरे वे सिद्धहस्त होते चले गए। पर्वत दिलेर था, वह जन्मजात लीडर था, बाकी पिछलग्गू बन गए। शीघ्र इस क्षेत्र में उनकी जानकारियां बढ़ गईं। सामान ठिकाने लगाने के नए नए स्रोत पता चल गए। नई तकनीक के बारे में पता चल गया। अब पर्वत किसी भी घर में एकदम से नहीं घुसता था। 2-3 दिनों तक गतिविधियों पर नजर रखता था। घर में कितने लोग हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं। कभी कभी तो भरी दोपहरिया काम को अंजाम दे देता था। अक्सर कई कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा। घर में आना जाना, बातें करना कम हो गया था। घर में खाना भी कम हो गया था। उसकी चाल ढाल से लक्ष्मी शंकित होती और बार बार पूछने पर रात्रि जागरण या दोस्तों के यहाँ कामकाज बताता। ज्यादा पूछने पर बिगड़ जाता, वह घर से निकल जाता। अब उसके बदन पर अच्छे कपड़े व जेब में रुपए भी रहने लगे थे। लक्ष्मी को लगता था उसका रास्ता बिगड़ रहा है, पर वह लाचार हो जाती। कभी कभी समझाने की कोशिश करती, पर पर्वत कभी कान न देता। धीरे धीरे शहर में छोटी मोटी चोरियों की वारदातें बढ़ने लगी। लोगों का ध्यान जाने लगा। पर्वत लोगों को अभी तक कभी पकड़े जाने का मौका नहीं आया था। कभी कभी जब पकड़े जाने की नौबत आ जाती तो वे या तो भाग जाते या फिर भिड़ जाते। अब पर्वत एक लंबा चाकू रखने लगा था। चाकू देखते ही घर वालों की घिघी बन जाती और वे भागने में सफल हो जाते। पर हर गलत चीज का एक अंत होता ही है। एक बार ये लोग घिर गए। मोहल्ले में जाग हो गई थी। अंत में ये लोग पकड़े गए व कायदे से पीटे जाने के बाद पुलिस में सौंपे गए। पुलिस भी अब तक खासी परेशान हो चुकी थी। उनकी जमकर खातिरदारी हुई। दरोगा बड़ा शातिर व पुराना था। उनके साथ वे सभी कार्रवाइयां हुई जो पुलिस अपनी 3rd डिग्री में करती है। इन्हें वे बिजली का झटका, समूत्रपान व अन्य अश्लील व अमानवीय यातनाओं से 2-4 होना पड़ा। पर्वत यह सब बर्दाश्त न कर पाया व बेहोश हो गया। दूसरे दिन वह संडास से होकर थाने से ही फरार हो गया। उसी रोज जब रात में दरोगा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से घर को चला तो पर्वत ने उसे बम मार दिया। यह तो उस दरोगा का भाग ही था कि बम उससे कुछ दूरी पर जाकर फटा व उसे कुछ किरचें ही लगी। 1 घंटे के अंदर पर्वत फिर पकड़ लिया गया। अब बात बहुत बढ़ गई थी। किसी पुलिस अधिकारी की जान लेने का प्रयास करना किसी भी अपराध से बढ़कर है, और वह भी तब जब अपराधी उसी अधिकारी के थाने में गिरफ्तार भी हो। पर्वत के साथ अब हुए व्यवहार का वर्णन करना बेकार है। अभी तक इन लोगों ने अपने सही सही नाम व पते नहीं बताए थे, पर जब इन लोगों को सारी बातों को पता चला तो सभी थर्रा गए थे। सब कुछ सही सही बता दिया। शीघ्र ही लक्ष्मी को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को व शहर को भी पर्वत के कारनामों का पता चल गया। लक्ष्मी को तो सकता मार गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अब पर्वत थाने से जीता वापस आ पाएगा। पर लक्ष्मी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वह अपने इकलौते भाई को छुड़ाने थाने जा पहुंची। सुबह से बैठी बैठी दोपहर हो गई। पांचों के चीखने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। वह पत्थर का कलेजा लिए बैठी रही। वह एक एक सिपाही दरबान के पांव पड़ती रही। दोपहर 1 बजे दरोगा आया।
उसे जब पता चला कि लक्ष्मी पर्वत की बहन है तो मारे गुस्से के उसने एक जोरदार बेंत उसे भी दे मारी। वे मरते मरते बचे थे, पर लक्ष्मी उनके पांवों पर जा पड़ी। उसने अपने आंसुओं से उनके पांव धो दिए। ये लक्ष्मी की कुशलता ही थी कि जो दरोगा गाली से नीचे बात नहीं कर रहा था, जब लक्ष्मी वापस जाने लगी तो उसने शाम को आकर जांच करने को कहा। वैसे भी उसे जांच पर तो आना ही था। लक्ष्मी जब वापस आई तो उसका चेहरा पत्थर का सा हो चुका था। वह एकदम चुप थी। पहले वह मोहल्ले में सक्सेना साहब के घर के बगल में लगे हैंडपंप पर रगड़ रगड़ कर नहाई। फिर भंडारी साहब की दी गई कीमती साड़ी, जिसे उसने आज तक छिपा कर रखा था, निकाल कर पहनी। वह फिर शीशे के सामने बैठकर 2 घंटे तक श्रृंगार करती रही। उसने अपने सभी अस्त्र शस्त्र, तलवार, बर्छे, कील, कांटे दुरुस्त किए, वह शान चढ़ाए। वह फिर चिरौरी करके एक लड़के से महंगी विलायती शराब की बोतल दाम देकर मंगवाई। उसके बाद बैठकर दरोगा का इंतजार करने लगी। दरोगा ठीक 6 बजे अपनी उसी बुलेट मोटरसाइकिल से धड़धड़ाता आ गया। लक्ष्मी ने अपनी अम्मा व छोटी बहनों को ढकेल कर कोठरी से बाहर कर दिया। वह अंदर से सांकल लगा ली। स्वच्छ नई चादर से ढकी खाट पर दरोगा को बिठाकर उसने आज तक के अपने जोड़े 1-1 रुपए, 1-1 सिक्के, दुवन्नी, चवन्नी, अठन्नी, गहने, छल्ले और अपना सब कुछ दरोगा के सामने रख दिया। वह फिर उसके घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखकर बेसाख्ता रो पड़ी। दरोगा बड़ा शातिर था। उसने लक्ष्मी का सब कुछ देखभाल कर, जांच परख कर, ठोंक पीट कर ले लिया, पर पर्वत के जान की अमानदेही थी। इस पूरे व्यापार में 2 घंटे लग गए। इस दौरान लक्ष्मी की अम्मा व दोनों छोटी बहनें सरकारी पोल के नीचे भय से सुकड़ी एक दूसरे से सटी सिमटी बैठी रही। जब दरोगा की बुलेट मोटरसाइकिल धड़धड़ाती चली गई, तभी वे कोठरी के अंदर आई। लक्ष्मी को देखते ही उसकी अम्मा समझ गई कि उसके आंचल की सारी संपदा आज लुट गई थी। उन्होंने लक्ष्मी को अपने गले से लगा लिया। वह बिना आवाज निकाले, वह बिना आंसू गिराए फूट फूट कर रो पड़ी। दरोगा ने अपना वचन निभाया। वह दूसरे दिन ही अपनी मोटरसाइकिल पर पर्वत को बिठाकर वापस घर छोड़ गया। दरअसल उनके विरुद्ध रोज नामचे में अभी तक कोई इंदराजी नहीं किया गया था। यह पुलिस की पुरानी कार्यशैली है। 2-4 दिन तक कितने ही अपराधियों या निरपराधियों को थाने में रखकर व अमानवीय यातनाएं दे देकर अपराध को बलवाना व उसके बाद चालान दाखिल करना कोई नई बात नहीं है। पर पर्वत के मामले में तो अपराध सिद्धि के साथ ही उसकी सजा भी तय हो गई थी। यह सच है कि पर्वत वगैरह का जीवित थाने से वापस आना किसी तरह से भी संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मी की विगत 12-14 वर्षों में अर्जित की गई कुशलता का ही परिणाम था। अपनी इस कुशलता को जैसे उसने आज के दिन के लिए संजो कर रख रखा था। तभी तो अपने इकलौते भाई को निश्चित मौत से जीवित बचा लाई थी। दारोगा ने पर्वत को जीवित तो वापस कर दिया था, पर साबुत नहीं। 3 दिन में ही वह सूख कर काटा हो गया था। रंग काला पड़ गया था। वह आंखें धंस गई थी। आंखों के नीचे काला काला बड़ा सा गोला बन गया था। पर्वत का दाहिना हाथ व दाहिना पांव तोड़कर बेकार कर दिया गया था। उसकी एक बांह शरीर के सहारे टूटी टहनी की तरह से लटकी हुई थी। सच्ची पर्वत बीभत्स लग रहा था। वह खड़ा न रह सका। वह मोटरसाइकिल से उतरते ही कोठरी के सामने ही बहरा कर जमीन पर बैठ गया। लक्ष्मी ने उसे देखा तो दौड़कर उसे अंक में भर लेना चाहा, पर पर्वत ने जोर का धक्का दिया। लक्ष्मी उलटकर पीछे जा गिरी। उसने उसके ऊपर थूक कर अपने फटे गले से चीखा, मुझे मर जाने देती हरामजादी। दरोगा ने अपने बूट की एक जोरदार ठोकर पर्वत की पीठ पर मारी। वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। पर्वत का 1 माह तक इलाज चला। वह लंगड़ा कर चलने तो लगा, पर उसका हाथ ठीक ना हो सका। वह अपने सारे काम एक हाथ से ही करता था। उसने लक्ष्मी से एक बात भी न की। लक्ष्मी रोते रोते थक गई, पर फिर धीरे धीरे लोगों के यहाँ काम पर जाने लगी। 1 महीने बाद जब पर्वत लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए बाहर निकला तो बाहर की फिजा बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे गली के बाहर सड़क पर आया। साधारण गृहस्थों ने तो उसे देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे, पर चौराहे पर स्थित चांदनी ज्वेलर के मालिक आशा बाबू उसे देखते ही दुकान से बाहर निकल आए। उसका हाथ पकड़कर आदर के साथ अंदर ले गए। वह अपनी गद्दी के बगल में बिठाया। तुरंत ठंडी बोतल मंगवाई। वह बोले, अरे पर्वत बाबू, हम तो आपका बड़ा इंतजार कर रहे थे। पर्वत कुछ समझ न पाया। वह चुपचाप बैठा ठंडा पीता रहा। हमें तो जब पता चला
तो हम तुरंत अपने वकील साहब को भेजने वाले थे, पर तब तक तो आप खुद ही सब कुछ संभाल लिए थे। पर्वत ने ठंडी बोतल खत्म की, बहुत खड़ा हुआ। अरे अरे अरे, आप उठ क्यों गए? बैठिए बैठिए। अब क्या बात है? पुलिस की मार के कारण पर्वत की आवाज फट गई थी। अरे जरा इसे तो लेते जाइए। आशा बाबू ने फिर आवाज दी। पर्वत ने देखा वे 100 के 5 नोट उसके हाथ में दे रहे थे। पर मुझे करना क्या है? पर्वत ने उलझ कर पूछा। अरे आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हर दूसरे तीसरे दिन दुकान पर आ जाइएगा, थोड़ी देर बैठिएगा, चाय वाय पीजिएगा, ठंडा वंडा लीजिएगा, फिर चले जाइएगा। दरअसल लोगों को पता चल जाएगा कि अब आप हमारे यहां आते हैं तो किसी की बदमाशी करने की हिम्मत नहीं होगी। हम हर महीने 1,000 रुपए देंगे। ये तो नजराना है, आप पहली बार हमारी दुकान पर आए हैं ना। पर्वत ने रुपए जेब में डाल लिए, वह नीचे उतर आया। वह धीरे धीरे बाजार में घूमता रहा। बड़े व्यापारी उसे बुलाते रहे, ठंडा गरम पेश करते रहे, वह नजराना देते रहे। पान की दुकानों पर खड़े लुच्चे लफंगे उसे गुरु, उस्ताद, माली कहकर गले लगाते रहे। कई ने तो उसके पांव भी छुए। पर्वत दादा बन गया था। उस समय माफियागिरी का चलन नहीं था। मोहल्ले में या 2-3 मोहल्ले में मिलाकर एक बड़ा दादा होता था। पुलिस के दरोगा पर बम फेंकने से बड़ा जिगरा और क्या होगा। पर्वत सर्वमान्य दादा हो गया था। नई नई पाई हुई सत्ता के लीडर की तरह उसका सीना फूल उठा। जब वह वापस चला तो उसकी जेब में 5,000 से ज्यादा ही नगद था। इतना रुपया उसके खानदान में तो क्या, उसके पूरे मोहल्ले में मिलाकर के भी कभी ना रहा होगा। घर जाने के बजाय वह थाने की तरफ मुड़ गया। दरोगा जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उसे देखा तो उठकर खड़े हो गए। अबे साले, सुनाए दादा बन गया है? पर्वत ने रुपयों का ढेर उनकी मेज पर लगा दिया। दरोगा दंग रह गया। उसने रुपयों का ढेर मेज की दराज में ढकेल दिया। अबे डकैती डाल दी क्या साले? दरोगा जी ने हंसकर कहा। अच्छा बैठ। नहीं, दरोगा ने पर्वत ने अपने फटे गले से कहा, मैं चलता हूं। ठीक है जा, पर जरा संभाल कर, दरोगा ने धीरे से कहा। अकल से काम करना। पर्वत ने सिर हिला दिया, फिर मुड़ गया। अरे पर्वत सुन तो, दरोगा ने पीछे से कहा। पर्वत बोला नहीं, पर मुड़ गया। वो लक्ष्मी कैसी है? और बेस, पर्वत ने अपने को संभाल लिया। बस बस दरोगा जी, बस, दोबारा नहीं। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब तो तू अपना आदमी है भाई, तेरी तो गाली भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जा जा तू जा। पर्वत चला आया। ज्यादा समय नहीं लगा, सब कुछ बदल गया। पर्वत बड़ा दादा बन गया। उसने बगल के मोहल्ले में एक बड़ा मकान खरीद लिया। मकान मालिक खरीद के लिया, उसने मकान हथिया लिया। मकान मालिक मकान छोड़कर भाग गया। पर्वत मोटा हो गया। उसका लंगड़ापन काफी हद तक दूर हो गया। अब वह सफेद पैंट, काली जर्सी व सफेद जूते पहनता था। उसके 20 काम थे, सैकड़ों चेले थे। रेलगाड़ी से अटैची उठाना, जेब कतरी, चोरी चकारी, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन सब होता था। ऊपरी मंजिल पर जुआ होता था। उसने जमीन के अंदर भी बनवा रखा था, इसमें शराब भरी रहती थी। उसने शहर में जमीन, मकान वगैरह खरीद लिए थे। अब उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ता था। पर पहली तारीख को अपने कुछ खास दोस्तों को तनख्वाह बांटने वह खुद जाता था। उसके ये साथी मुस्कुराते हुए तनख्वाह लेते थे। वह उसे सैल्यूट भी करते थे। उनको सैल्यूट करने की आदत जो होती थी, पर सैल्यूट करते समय उनकी मोटी मोटी तोंदें इस तरह से हिल हिल पड़ती थी जैसे वे इस हराम के माल का बोझ सह न पा रही हूं। पर्वत ने बाजार से उठाकर एक बेहद खूबसूरत वेश्या को अपने साथ बसा लिया था। बस उसका एक हाथ अभी भी कंधे से टूटी टहनी की तरह लटका रहता था, पर बाएं हाथ से माउजर का उसका निशाना कितना अचूक है, यह सभी को मालूम था। पर्वत ने अपनी अम्मा व बहनों की सहायता करने की बड़ी कोशिश की, पर उनके लिए मकान खरीदने की भी कोशिश की। उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मी अभी भी मोहल्ले में बर्तन सिफाई का काम करती थी, पर अब उसकी वो अकड़, तेजी, मुस्कुराना, फंसना, फसाना पता नहीं कहां चला गया था। अब तो वो चुपचाप आती थी, वह काम करके चली जाती थी। पर्वत ने जितना कुछ भी कमाया
ऊपर वाले ने उसका फल बिल्लो व पार्वती को दिया। अंत तक दोनों की शादी न हो पाई। लक्ष्मी ने लाख कोशिश की, पर एक गुंडे, बदमाश, मवाली, हत्यारे, तस्कर के यहां उसकी बहनों से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं हुआ।